अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन में हूं जवीरिया ज़ैद। नाज़रीन, ये हफ्ता अपने अख्ताम की जानिब जा रहा है, लेकिन कुछ गुत्थियां ऐसी हैं जो सुलझने का नाम नहीं ले रही। जैसे बानी पीटीआई इमरान खान साहब से मुलाकात का जो मामला है, कमेटी बन जाने के बाद भी सुलझ नहीं रहा। और आज बानी पीटीआई इमरान खान से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात का दिन था, लेकिन आज भी रहनुमाओं की मुलाकात नहीं हो सकी, फैमिली की मुलाकात नहीं हो सकी। बहनें उसमें शामिल थीं, बुशरा बीबी भी थी, लेकिन वकला की मुलाकात ज़रूर हुई है। सवाल ये होगा कि जेल इंतज़ामिया आखिर कर क्या रही है? अगर वकला मिल सकते हैं तो रहनुमा क्यों नहीं मिल सकते, फैमिली मेम्बर क्यों नहीं मिल सकते? और क्या खान साहब कुछ रहनुमाओं से नाराज़ हैं और ना मिलने में क्या उनका मंदी भी शामिल है? इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। आज की दूसरी स्टोरी की बात कर लेते हैं। आज हम बात करेंगे, हुकूमत ने मुल्की मईशत को मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज करने का फैसला कर लिया है और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो मुतल्लिका वजारतें थीं और इदारे हैं उनको टास्क भी दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मुल्की मईशत की बेहतरी और गैर रस्मी मुसावी मईशत का खात्मा हुकूमत के इस्लाहात के एजेंडे का कलीदी जुज़्व है। पैनल के सामने सवाल ये रखेंगे कि डिजिटलाइज करने से क्या मईशत बेहतर हो पाएगी, और प्रोग्राम क्या हिस्से में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में ज़ेरे समाअत फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से इंट्रा कोर्ट में जो समाअत हुई है उसमें क्या दलाइल दिए गए, क्या रिमार्क्स रहे, इसको समझने और जानने की कोशिश करेंगे। पैनल का तारुफ आपसे करा देती हूँ, का आगाज़ कर लेते हैं। मोहम्मद आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, नसीर वागद साहब ने हमें ज्वाइन किया है और इसार राना साहब भी आज की गुफ्तगू का हिस्सा होंगे। आदिल साहब, बानी पीटीआई से मुलाकात एक ऐसा मौमा बन गया है, समझ नहीं आ रहा, अगर वकला मुलाकात कर सकते हैं तो फिर रहनुमा मुलाकात क्यों नहीं कर रहे, फैमिली मेंबर क्यों नहीं कर रहे? रुकावट कहाँ पे है? जेल इंतज़ामिया रुकावट है या कोई और क्या बानी पीटीआई की विल भी शामिल है कि कौन मुलाकात करेगा कौन नहीं? देखिए, रुकावट तो वही है जो ये चाहते हैं कि जो कम्युनिकेशन गैप है इमरान खान और उनकी जो पार्टी है उनके दरमियान वो बढ़े। और वो हम देख भी रहे हैं कि जब कोई रहनुमा इमरान खान से मिलता है तो जो जिसको इजाज़त नहीं मिलती वो उसके ख़िलाफ़ बयानबाजी करता है। उसकी वजह से पार्टी के अंदर दूरियां भी बढ़ रही हैं, रंजिशें बढ़ रही हैं, रहनुमा एक दूसरे के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट दे रहे हैं। और यही शायद किसी की ख्वाहिश भी है कि जो पार्टी है वो यकजा ना हो सके, जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है वो आपस में लड़ती रहे। जब तहरीक इंसाफ की लीडरशिप आपस में लड़ती रहेगी तो यकीनी तौर पर वो जो एक इससे पहले हम एक मूवमेंट्स बहुत सारी देखी जो इस्लामाबाद की चढ़ाई की शक्ल में, वो उस तरह के मूवमेंट्स बनती दिखाई नहीं दे रही। अब आप देखें कि आज भी जो जेल के बाहर हुआ, आज गिरफ्तारियाँ हुई, इमरान खान की सिस्टर्स को भी गिरफ़्तार किया गया और जो पॉलिटिकल क़यादत है तहरीक इंसाफ की उसको भी जो है वो गिरफ़्तार किया गया। तो जो जिस तरह से चाहते हैं वो उसी तरह हो रहा है। इमरान खान जिनसे मिलते हैं वो उस तरह से हर किसी को वो हर किस्म का पैगाम तो आपको पता है कि वो नहीं दे पाते। जैसे हलीमा खान, जब से ये पता चला है कि वो जो उनका सोशल मीडिया अकाउंट है उसको जो उसमें जो है हलीमा खान की डायरेक्शन शामिल होती है, उसके बाद से हलीमा खान तो बिल्कुल ही जो है मुलाकात पर पाबंदी लग गई है। बाकी बहनों को इजाज़त मिल जाती है लेकिन वो बात नहीं कर रही। तो ये एक स्ट्रेटजी जिसे कहते हैं कि वो स्ट्रेटजी का हिस्सा है। गो के बतौर कैदी इमरान खान का राइट है कि वो उनसे जो है वो लोगों की मुलाकात हो, उनकी फैमिली की मुलाकात हो। अदालत भी इस बारे में डायरेक्शन दे चुकी है। जैसे कल जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक ज़ुबानी डायरेक्शन दी थी, उसके अलावा कोई जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो बाकायदा मुलाकात के हवाले से एक SOP भी जारी कर चुकी है, डायरेक्शन भी जारी की, लेकिन कोई को बॉदर नहीं करता अदालती फ़ैसले को। जिस किस्म के हालात इस वक्त है उसमें तो जो बेनिफिट्स है वो कोई और लेना चाहता है और वो बाकी जो रहनुमा एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं तो वो उन्हीं के जो नताइज हैं उसको सर्व करने की कोशिश करते हैं। तो पार्टी बेसिकली आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे टूट फूट का शिकार, जैसे कि बज़ाहिर नजर आता है, टूट फूट का अंदरूनी का इंतशार का भी शिकार है पार्टी और बैरूनी तौर पर भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। नसीर वागा साहब, स्ट्रैटेजी जो बनाई जा रही है, बानी से मुलाकात किसी को करने दी जा रही है, किसी को नहीं करने दी जा रही, कितनी कारगर है ये स्ट्रैटेजी? मुलाकात ना कराकर क्या कामयाबी मिल सकती है? मेरा ख्याल है मुलाकात ना करवा कर जो पब्लिक में और पूरी दुनिया में मैं बिल्कुल वाज़े कहना चाहता हूँ कि वो जो एक बद इंतज़ामी बदगुमानी पैदा हो रही है
और मेरा ख्याल है शायद इससे जो फेस सेविंग है वो भी गवर्नमेंट को नहीं मिल रही। बात देखने वाली ये है कि जो SOPs हैं उनके मुताबिक तकरीबन हर कैदी जो इस तरह आम अंदर बंद है, वो कन्विक्टेड है या अभी बेशक बॉन्ड ट्रायल है, उसको 2 रोज़ के लिए मुलाकात की इजाज़त होती है। आप जिस जेल में मर्जी जाके कानून पूछ लें, और किसी शख्स से मुलाकात पर कोई पाबंदी नहीं है। आपको मैं मज़े की बात ये बात बताने लगा हूँ कि ये सिर्फ इस वाहिद इमरान खान के केस में है कि हुकूमत जिसको चाहती है मुलाकात करने देती है, जिसको नहीं चाहती उसको मुलाकात नहीं करने देती। भाई अदालत तक और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से डायरेक्शन लेने की जरूरत क्यों पेश आए? आप कहें कि SOPs के मुताबिक जिसने मिलना है वो मिले। जब ये दरवाज़ा खोल देंगे तो यकीन जाने कि हुकूमत का फेस एक बेहतर शक्ल में लोगों के सामने आएगा कि देखें हमने उनको इजाज़त दे रखी है, वो मिलें, उनसे पूछें, जाके उनसे डायलॉग करें। लेकिन दूसरी जानब जब ये इतना एक गलत नेगेटिव तासुर गवर्नमेंट का जब ये पैदा होता है कि जिसको वो चाहते हैं, यानी अगर अली अमीन गंडापुर और आजम सवाती 3-3 घंटे अगर इमरान खान से मुलाकात कर सकते हैं तो बाकी क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, खास तौर पर उनके रिश्तेदार, उनकी बहनें, उनका ब्लड रिलेशन, वो तो बिल्कुल आप उनको मुलाकात से किसी सूरत नहीं रोक सकते। अगर अलीमा खान उनके किसी भी अकाउंट की, सोशल मीडिया अकाउंट को कोई इंस्ट्रक्शंस देती हैं तो ये भी कहीं SOPs में नहीं लिखा हुआ। मैं ये समझता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये एक बहुत बड़ा स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया था माजरत के साथ अदालत से कि वो असूलन तो ये नहीं कहना चाहिए था कि जो मुलाकात करके आए वो बाहर मीडिया से बात नहीं कर सकता। ये भी अदालत ने, चले एक रौला, एक लड़ाई ख़त्म करने के लिए उन्होंने कहा कि कम से कम मुलाकातें होती रहें रेगुलर, कि वो बाहर आके बात नहीं करेंगे। अब वो बाहर आके नहीं भी बात करते, फिर भी मुलाकात नहीं हो रही। आज मुलाकात का दिन था, 7 लोग वहाँ से गिरफ्तार हुए, उनको वारंट दिखाए गए जिसमें बानी PTI की 3 बहनें शामिल हैं, और आपका अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली का वो भी वहां पे गिरफ्तार हुआ है। ये कोई अच्छा तासुर नहीं जा रहा पूरी दुनिया नहीं जा रहा। इसार साहब, क्या है खौफ, क्या है? बानी PTI जेल के अंदर मौजूद हैं, मुलाकाती जो है वो मुलाकात करना चाहते हैं, मुलाकात भी नहीं करने दे रहे, बात भी नहीं करने दे रहे। आम शख्स नहीं है, साबिक वजीर आजम रह चुके हैं, एक पार्टी को लीड करते हैं, मकबूल जमात के बानी हैं वो। अच्छा, देखिए, मुझे तो आवाज़ ज़रा आपकी कम आई है, वाक़िर साहब की बिल्कुल भी नहीं आई और आदिल की भी नहीं आई, तो मुझे नहीं पता कि दोनों दोस्तों ने क्या इस पे बात की। ठीक है, मेरी आवाज़ आप तक पहुंची है साहब? मैं अंदाजे से जवाब दे रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान अंदाजों से ही चल रहा है। चलिए हम इसको फिक्स करा लेते हैं, हम इसको फिक्स करा लेते हैं। आप, अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो बानी PTI से मुलाकात के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि मुलाकात नहीं करने दी जा रही, ब्लड रिलेशन, उनकी बहनों की मुलाकात नहीं हो रही, रहनुमाओं की नहीं हो रही, वकला मुलाकात कर रहे हैं। क्या डर खौफ है? देखिए, इसमें ना 2 चीजें हैं। एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एक नैरेटिव बैरिस्टर गोहर आके बाहर बयान कर रहे हैं उसकी निगहबानी के लिए ऐसे लोगों को नहीं मिलने दिया जा रहा है जो बाहर आके कोई और बात कर सके, क्योंकि बैरिस्टर गोहर तो शुभ फरमा रहे हैं या वो अपने मर्जी की बातें कह रहे हैं जी। उन्होंने उनको कह दिया, सलमान अकरम राजा को कह दिया कि ये स्कूल की तरह नहीं चलाया जा सकता, फलां को कह दिया। अब जो दूसरा वर्शन है वो तो डेफिनेटली सलमान अकरम राजा मिलेंगे जाके या अब मालिमा मिलेंगी तो पता चलेगा। तो उनको ना मिलने देने से ये बात मुझे भी खटक रही है कि 2 चीजें हैं। ये एक तो ये कि इमरान खान की शायद सेहत के हवाले से कोई पूरी बात ना हो जो नहीं मिलने दिया जा रहा है, और ये आके बाहर बताएं कि जी उनकी तो सेहत ठीक नहीं है, कोई और मसाइल हैं। दूसरी चीज ये है कि एक बात, अब हमें ना इतनी दफा हमने इस पे बहस कर ली करके मैं तो थक गया कि पाकिस्तान में जो निज़ाम, आइन, कानून है, ये सब एक दिखलावा है और इसकी कोई हकीकत नहीं है। पाकिस्तान में अदालतें एक फैशन के तौर पे हैं या अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए हैं। इन अदालतों की हैसियत, वक़्त खत्म हो चुकी है और मुझे दुख और तकलीफ से कहना पड़ता है कि जो हमारी जुडिशरी है उसको इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है कि वो आइन के और कानून के कस्टोडियन है और इसकी हुर्मत उनकी जिम्मेदारी है।
अदरवाइज ये कैसे हो सकता है कि ग्रेड 16, 17, 18 का एक सुप्रीटेंडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की बात मानने से इनकार कर दे। बिल्कुल बिल्कुल वो ऐसे ही स्पीकर है, कौमी ऐसे ही है, असेंबली की सब बात आपका पॉइंट मानने आ से गया। सब कुछ र्यूमर्स ऐसे भी हैं कि बानी पीटीआई कुछ रहनुमाओं से नाराज हैं। सलमान अकरम राजा साहब की बात करें तो उनसे भी कुछ वो कतराते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा है, हकीकत है इसमें? देखिए, सलमान अकरम राजा के जो लास्ट एपिसोड हुआ था जिसमें उन्होंने अपने चेयरमैन के ख़िलाफ़ बात की थी, अली ज़फ़र के बात की थी, इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो इमरान खान को है वो दर्जनों केसेस जो मुख्तलिफ़ अदालतों के अंदर ज़ेर समाअत है। यकीनी तौर पर उनको वकला की ज़रूरत है, और अगर वकला ही आपस में लड़ते रहेंगे तो फिर इस तरह के मसाइल तो पैदा होंगे। इससे पहले आपने देखा कि सलमान अकरम राजा जब इमरान खान से मिलते थे तो शेर अफजल मरवत से चूँकि उनकी लड़ाई हुई थी तो उसके नतीजे में शेर अफजल मरवत जो है वो पार्टी से फारग हो गए। फिर उसके बाद हमने देखा कि वो फैसल चौधरी से उनको कुछ इख्तलाफ थे, या वो अपने भाई को फवाद चौधरी को इन करने की कोशिश कर रहे थे। वो बाहर आके जिस किस्म की बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे थे या अदालतों में जिस तरह से केसेस को लेके जा रहे थे, उसके ऊपर सलमान अकरम राजा को इख्तलाफ था, उसकी वजह से फैसल चौधरी कल जो है वो फारिग हो गए। देखें, यानी कि एक तरफ फैसल चौधरी को फारिग कर दिया गया और दूसरी तरफ कल जो है वो अचानक उनका वहाँ पे जाना और फिर बानी से मुलाकात करना, ये भी एक बड़े अचंभे की बात है कि एक ऐसा शख्स जिसके बारे में पार्टी के रहनुमा जो है वो कुछ और मौक़िफ़ रखते हो और दूसरी तरफ जो है उनके लिए मुलाकात की इजाज़त जो है उनको मिल जाए। तो इस पार्टी के अंदर, जैसे मैंने पहले कहा, कि जिस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं वो बेसिकली इमरान खान और उनकी जो क़यादत है उसके दरमियान एक कम्युनिकेशन गैप जो है वो पैदा हो चुका हुआ है और वो रोज़ जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से जो है वो पार्टी मुसलसल जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार है। जैसे राणा साहब ने बात की कि वो एक साइड का जो मौक़िफ़ है वो बैरिस्टर गौहर जो आके बात करते हैं, जैसे उन्होंने लास्ट मुलाकात के बाद एक और 6 निकाती जो बयान है वो जारी किया था कि इमरान खान ये कह रहे हैं, तो वो एक मौक़िफ़ जो है वो अब अंदर जेल से जो है वो बाहर आ रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि इससे पहले हम देख रहे थे कि जब अलीमा खान की मुलाकातें होती थी तो उसके बाद जो सोशल मीडिया था वो बहुत एक्टिवली जो है वो रोल प्ले कर रहा था, वो ट्रोलिंग कर रहा था। उसमें बहुत सारे जो फौजी क़यादत है या और मामला था उनको निशाना बना रहा था। उसमें ज़रा थोड़ा सा लगता है जैसे गैप आया। और फिर दूसरा जो पार्टी के अंदर एक फिजा चल रही है कि जो बाहर बैठी जो क़यादत है जो ट्रोलिंग करती है या जो इस तरह के सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, उनको जो सियासी पार्टी है उसके इजलास में ना बुलाया जाए। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता तहरीक इंसाफ जो है चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रही है और उसकी बुनियादी वजह यही है कोशिश कर रही है, लेकिन उस कोशिश भी इतनी कामयाब नहीं हो रही है। वाक़ई साहब, एक जो कम्युनिकेशन गैप है हम देख रहे हैं कि नज़र आ रहा है, इस कम्युनिकेशन गैप का पार्टी को कितना नुकसान हुआ है। और दूसरा ये कि हमने ये देखा है कि टाइम टू टाइम बानी पीटीआई के मंजूर नज़र तब्दील हो जाते हैं। कभी कोई मंजूर नज़र होता है तो कभी कोई होता है। क्या ये भी किसी स्ट्रैटेजी के तहत हो रहा है? वैसे मेरा तो ख्याल है कि अगर हुकूमत ये इजाज़त बिल्कुल खुली दे दे कि जो चाहे वो वहाँ मिल ले तो हुकूमत को इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा कि जो पीटीआई के अंदर इख्तलाफात अगर हैं ना तो वो बिल्कुल खुल के सामने आ जाएंगे। यानी तमाम लोग जब बानी पीटीआई से मिलेंगे और वहाँ जो सूरत हाल क्लियर होगी, जब वो बाहर आएंगे तो सारी चीज़ें खुल के सब लोगों को पता चल जाएंगी कि हकीकत क्या है। प्रॉब्लम ये है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद देखें कितने दो अहम शहर हैं पाकिस्तान के। यूँ लगता है कि इस मुल्क का सबसे अहम मसला बानी पीटीआई की मुलाकात है। यानी पुलिस की गाड़ियाँ जा रही हैं, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल ख़राब हो रही है, ना उस दिन अदालतों में पेशी हो रही है, वो पुलिस एक अलहदा इशू में फंसी हुई है, इतना उस पर ख़र्चा हो रहा है, सिक्योरिटी पे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं अदालतों में। आप ये देखिए उनके वारंट्स गिरफ्तारी जारी हो रहे हैं। वो भाई हम किन मसलों में पड़ गए? एक कागजी आर्जी और एक वर्चुअल सा सिस्टम पूरे मुल्क के अंदर चल रहा है और हर जगह पे इतनी बेयकीनी की सूरत हाल है और उधर हमें अदालत और इनकी मुलाकात की पड़ी हुई है और हम उसी पे डिस्कस करते जा रहे हैं। इधर एक तरफ पंजाब का कल्चरल मेला हो रहा है, कहीं ओवरसीज कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं। भाई मुल्क के अंदर लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, आए सब लोगों को बिठा के अब मुल्क के मसाइल को हल करें और भाई आगे जाने की कोशिश करें। दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है
है। हमारा मसला क्या है, बानी पीटीआई की मुलाकात ना हो, इनको रोक दें। भाई जेल इंतजामिया की क्या जरूरत है कि वो किसी को मुलाकात ना करने दें। बिल्कुल राना साहब ने सही कहा कि 17वें ग्रेड 18वें ग्रेड का एक सीनियर सुपरिटेंडेंट जेल वहां लगा हुआ है, जिनको मैं जानता हूं। भाई उनको तो एक आम चिट चली जाए तो वो मुलाकात करवा देते हैं। भाई ये बहुत ऊपर, बहुत ही ऊपर, मैंने पिछली दफा भी कहा था, वहां से ऑर्डर होते हैं इसकी मुलाकात करानी है, इसकी मुलाकात नहीं करनी। अच्छा, इससे वो और ज्यादा अहमियत इख्तियार करते जा रहे हैं। पूरी दुनिया के मीडिया में ये खबरें फिर चलती हैं कि अहमियत इससे ज्यादा क्या होगी वागा साहब कि 4 दिन से हम हमारा लीड टॉपिक है वो यही है, हम इसी पे बात कर रहे हैं आदिल साहब। यानी वो मसला जो मसला नहीं है, जो एक मामूली सी बात है मुलाकात कराना, वो एक इतना बड़ा मसला बना हुआ है कि पूरा मीडिया इसको कवर कर रहा है। और जिस तरह से वागा साहब ने भी कहा है कि अदालतें रुकी हुई हैं, केसेस रुके हुए हैं और सिर्फ ये चल रहा है कि मुलाकात किसकी होगी किसकी नहीं होगी। देखिए, अब जाहिर सी बात है, एक बड़ी पार्टी का बड़ा लीडर जो है वो जेल के अंदर है और टोटल सियासत हम देखते रहे हैं। लेकिन आदिल साहब ठीक है, बड़ी पार्टी का बड़ा लीडर है, हम यहाँ पे बात ये कर रहे हैं कि इस मसले को इतनी हाइप क्यों दी हुई है, इस मसले को हल क्यों नहीं किया जा रहा। अल्टीमेट नुकसान तो ये दूसरी तरफ भी हो रहा है। आदिल साहब कोई और काम करे ना। अब ये बानी पीटीआई की मुलाकात पर ये सारे लोगों ने वहां लगे रहना है और पूरा मीडिया इसके पीछे। आप देख लें, आज भी लीड स्टोरीज ये चल रही हैं। हमारा मकसद है कोई, आदिल साहब कोई और काम भी तो करे ना। देखे तहरीक इंसाफ को तो इसका फायदा हो रहा है ना, मजलूमियत कार्ड आपको पता है बिल्कुल मिल रहा जो है उससे फायदा होता है। तहरीक इंसाफ ने आज भी जो है वो स्क्रीन्स को कैप्चर किया, उनको पॉलिटिकली इसका फायदा हुआ। गिरफ्तारियां हुई हैं, वो थोड़ी देर बाद उनको रिहा भी कर दिया जाएगा। तो तहरीक इंसाफ को तो हर सूरत में ही पॉलिटिकल फ़ायदा हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें ना कि जो लोग ये चाहते हैं कि जो इमरान खान है और उनकी पार्टी की जो क़यादत है, उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन गैप है वो बढ़े और वो ही मखसूस किस्म का माइंड सेट जो है, या उनसे जाके अंदर जेल के अंदर मुलाकात करे और बाहर आके चीज़ों को वजाहत करे, तो मामला तो उसी तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ वो चंद मखसूस लोग मिलते हैं जिनके ऊपर कभी सलमान अकरम राजा जो है वो तनकीद करते हैं, कभी अलीमा खान तनकीद करती है कि वो खलाई मखलूक के कहने पे मिल रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को दोनों तरफ से लगता है जैसे स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की जा रही है। बज़ाहिर तो ऐसे लगता है कि शायद उनके साथ कोई ज्यादती हो रही है, लेकिन आप देखें चीज़ें, बैरिस्टर गौहर एक मैच्योर जो है वो शख्सियत है और वो आके बड़ी नपी तुली बात करते हैं। वो कोई ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश नहीं करते। उन्होंने जो अभी भी आकर जो जिस तरह की गुफ्तगू जेल से बाहर आकर की, इससे पहले आप क्या होता था कि जो लीडर अंदर जाता था, जब वो बाहर आता था तो वो एक नया बयानिया जो है वो अपनी तरफ से देने की कोशिश करता था, जिसकी वजह से पार्टी के अंदर कन्फ्यूजन ज़्यादा मुझे बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। अब सूरत हाल उस तरह से है, अगर आपका चेयरमैन आपने नॉमिनेट किया है बानी ने और बानी सिर्फ उसके जरिए जो है वो चीजें बाहर कन्वे करे, तो मेरे ख्याल में ये तहरीक इंसाफ के लिए भी बेहतर है कि कोई एक बंदा चीज पार्टी लाइन जो है वो बाहर आके दे और उसी से जो है वो जो पार्टी के अंदर कंफ्यूजन है वो खत्म हो सकती है। अगर 10 लोग आके बातें करें तो ठीक है, इस पे हम इसार राना साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। साहब, अली अमीन गंडापुर साहब की अगर हम बात करें तो कुछ अर्सा पहले तक बहुत हमें वो लीड करते हुए नजर आ रहे थे, उनकी बातें, उनकी दावे, उनकी बड़कें, और बानी पीटीआई से बड़ी मुलाकातें भी कर रहे थे, उनके बड़े खास बंदे भी थे। अभी वो लाहौर का दौरा करने वाले हैं, सूरत हाल कहाँ पे जाती हुई आपको नजर आ रही है? हालात क्या रुख इख्तियार करने वाले हैं? कोई रुख इख्तियार नहीं करेंगे। जो रियासत है उसकी किताबों में पीटीआई जो है वो माइनस है, उस पर कांटा लगा हुआ है और खान साहब के लिए मुश्किलात कम होने के बजाय आए रोज बढ़ रही हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि उनको छाने से कोई फर्क पड़ेगा। रियासत को खुद ही रहम आ जाए तो आ जाए। ये 200-250 जो मुकदमात बनाए हैं, अदालतें जो फैसले कर रही हैं, सिस्टम जिस तरह पीटीआई को और खान साहब को ट्रीट कर रहा है, उनकी बहनों को जिस तरह रगेदा जा रहा है, उससे ये बात आप सब समझ लेनी चाहिए कि इस वक्त इस निज़ाम में पीटीआई के लिए कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। जब गुंजाइश होगी तो ये 250 मुकदमात भी खत्म हो जाएंगे, जेल के दरवाजे भी खुल जाएंगे, माजी में भी खुलते रहे। जब गुंजाइश होगी तो 50 रुपए के काम के ऊपर बंदा बाहर चला जाता है रेड कारपेट लेके। तो
अभी प्रोखे पेंडे थे लमिया ने रामा इश्क दिया वो चल रहा है। और ऐसे में ये जो हम एक करते ना कि जी तो पीटीआई साहब गुंजाइश की कोई सूरत नजर आ रही है आपको मुस्तकबिल करीब में? हाँ, तो क्या गालिब ने कहा था कोई सूरत नजर नहीं आती, ठीक है ना, तो वो मुझे तो कोई नजर नहीं आ रही है। लेकिन ये पाकिस्तान का निजाम अनहोनियों का निजाम है। यहाँ पे कोई सोच सकता था कि नवाज शरीफ साहब जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया और क्या कहते हैं फुल बेंच ने करार दिया, उनको एक 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर पाकिस्तान से बाहर भेज दिया जाएगा और जो उनके भाई जिन्होंने वो स्टाम्प लिख के दिया और वो उस टाइम की टाइमिंग में वापस नहीं आए, वो भाई अचानक वजीर आजम बन जाएगा और फिर उसी नवाज शरीफ साहब को मुल्क से वो बरतानिया से यहाँ लाया जाएगा रेड कारपेट देके और उनके एजाज में जलसे करवाए जाएंगे। तो ये मुल्क अनहोनियों का मुल्क है, इसलिए मैं इस अहद सितमगर में जो भी हो जाए ना, मुझे किसी चीज पे हैरत नहीं होती। तो इमरान खान के साथ जो कुछ भी हो रहा है होता रहे, लेकिन हो सकता है वन फाइन मॉर्निंग आपको पता चलेगा जी खान साहब तो बाहर आ रहे हैं और ये लोगों की अब बारी ठीक है। यानी खेल और क्रिकेट के साथ साथ जो हमारी पॉलिटिक्स है वो भी अनप्रेडिक्टेबल है। नाज़रीन ब्रेक पे जाने, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा है कि डिजिटलाइजेशन का निज़ाम जो है वो नाफिज किया जाएगा। क्या फ़ायदे होंगे, क्या समरात होंगे, इसके जानेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत ने मुल्क की मईशत को डिजिटलाइज़ करने का फ़ैसला किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको टास्क भी सौंप दिया है। आदिल साहब, डिजिटलाइज़ करने से क्या मईशत बेहतर हो पाएगी, क्या ट्रांसपेरेंसी आएगी, क्या करप्शन में कंट्रोल कर सकेगी हुकूमत करप्शन को? देखिए, पाकिस्तान की जो माशी मसाइल का सबसे बड़ी वजह तो यही है कि पाकिस्तान में जो जिनको टैक्स देना चाहिए वो टैक्स नहीं देते। एक मसावी मईशतें जो हैं पाकिस्तान के अंदर वो काम कर रही हैं। बहुत सारी ब्लैक जो मनी जो है वो इसीलिए पाकिस्तान में मौजूद है कि लोग टैक्स नेट में नहीं हैं। अगर इकॉनमी जो है वो डिजिटलाइज हो जाएगी तो उससे बेहतरी हो जाएगी, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे माफियाज़ जो हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। आप ताजरों को सिस्टम में लाने की कोशिश करते हैं तो वो सड़कों पर निकल आते हैं, आपको ब्लैकमेल करते हैं। हुकूमतें जो है वो अपनी पॉलिटिकल विल दिखाने के बजाय उनके आगे घुटने टेक देती हैं। तो अगर आपने एक फ़ैसला किया है कि आप देखें जो टैक्स का डेफिसिट है अब वो एक रिकॉर्ड डेफिसिट है, उसमें आप पेट्रोल का जो फ़ायदा आपको आवाम को देना चाहिए था आप उस डेफिसिट को कम करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हुकूमत को इक़दामात तो करने चाहिए। दावे तो हर दौर में किए जाते हैं, हर वक्त किए जाते हैं कि हम उसको इकॉनमी को जो है वो डिजिटल करने लगे, लेकिन इसमें बहुत सारे जो इंटरनल फैक्टर्स हैं वो ख़ुद इसको जो है वो इसमें रुकावट है। तो हुकूमत को चाहिए वो इकॉनमी को डिजिटलाइज़ करे, उन तमाम लोगों को टैक्स लट में लाने की कोशिश करे जो जो है वो लाखों करोड़ों अरबों को रुपए कमाते हैं लेकिन ज़ीरो जो है वो टैक्स देते हैं। जब तक इकॉनमी रजिस्टर्ड नहीं होगी, पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो बेहतर नहीं होगी। तो इसमें काम तो हुकूमत ने करना ही करना है और आप बहुत सारे दिगर माशी इक़दामात जो है वो हंगामी बुनियादों पर कर रहे हैं, तो ये जो है वो ये भी बहुत ज़रूरी है। अब टास्क फोर्स टास्क दिया है तमाम महकमों को कि वो इसके ऊपर वर्किंग करके देखें। ठीक है, वर्किंग तो करेंगे इदारे, लेकिन वाक़ई सब चैलेंजेस क्या होते हैं डिजिटलाइज करने के हवाले से मईशत को? और फिर टैक्स नेट की हमने बात की, क्या रुकावट है कि अभी तक हुकूमत टैक्स नेट में नहीं ला सकी है तमाम लोगों को? देखिए, आदिल साहब ने बिल्कुल एक बात सही कही है कि जो माफिया उठता है वो टैक्स नेट के ख़िलाफ़ काम करता है। अब आप ताजर स्कीम देखिए कि गवर्नमेंट ने कितनी आसान एक स्कीम जो है वो लाने की कोशिश की कि हर ताजर कम अज़ कम रजिस्टर्ड ज़रूर हो जाए। यहाँ तक कहा गया कि आप 100 रुपया ही टैक्स दे दें, लेकिन किस बुरे तरीके से वो स्कीम नाकाम हुई और ताजरों ने उसमें अपने आप को रजिस्टर्ड करवाने से इनकार कर दिया। मसला ये है, जब तक लोगों का टैक्स उन पे नहीं लगेगा, उन पे इस्तेमाल नहीं होगा, वो लोग उस टैक्स से फैसिलिटेट नहीं होंगे। आम लोगों का तासुर ये है हुकूमत जितना टैक्स इकट्ठा करती है वो अपने अल्ले तलल्लों पे
और गैर तरक्याती अखराजात पे सारा पैसा खर्च हो जाता है। जब कोई शख्स हॉस्पिटल जाता है, जब बच्चे स्कूल दाखिल करवाने जाते हैं, जब आप सड़कों पे चलते हैं, जब आप थाने में जाते हैं, जब आप अदालतों में जाते हैं, ना इंसाफ मिलेगा, ना थाना कचहरी मिलेगा, ना स्कूल में एडमिशन मिलेगा, ना हॉस्पिटल में आपको ट्रीटमेंट मिलेगी, तो लोग टैक्स क्यों देंगे? लोग तब लाइनों में लग के टैक्स देते हैं जब उनको ये पता हो कि अगर हम टैक्स नहीं देंगे तो वो जो बस हमारे घर में स्कूल बस आती है ना गवर्नमेंट की तरफ से हमारे बच्चे को पिक एंड ड्रॉप देने के लिए, वो नहीं आएगी, हमें मुसीबत में हम पड़ जाएंगे और हमें खुद पिक एंड ड्रॉप देना पड़ेगा। हमारे मुल्क का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ टैक्स चोरी करने वाले वो बड़े लोग हैं जो अरबों रुपए के घरों में रहते हैं, जिनके घरों में अरबों रुपए की गाड़ियां। आप उनकी जो टैक्स रिटर्न है वो चेक कर लें। हुकूमत ने पूरी कोशिश की कि हर शख्स टैक्स नेट में आ जाए और रिटर्न जमा कराए। यहां तक कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आपके CNIC नंबर को कह दिया कि ये आपका नेशनल टैक्स नंबर है, ये NTN बन गया। लेकिन देख लें कितने लोगों का NTN नंबर, किसी को कभी नोटिस आया हो? हमारे यहाँ टैक्स रिटर्न जमा करवाने का कोई रिवाज नहीं है। टैक्स रिटर्न वो वाहिद चीज है जो आपका पूरा स्कैन कर देती है कि आपके पास क्या है। तो इसार साहब को डिजिटलाइज करने से पहले क्या ये लूप होल्स हैं जिन्हें हमें ठीक करना होगा, इंटरनल फैक्टर्स हैं जिनको हमें ठीक करने की ज़रूरत है, उसके बाद डिजिटलाइजेशन की तरफ सोचना चाहिए? लतीफ़े सुने जाए आप ना। अब मुझे तो हंसी आती है अपने मुकद्दर पे कि हम किस मुकद्दर के अंदर लेके पैदा हुए हैं कि क्या क्या हमारे साथ ऊपर बैठ के ड्रामे हो रहे हैं। आपको पता है कि इस बार जो हमारा शॉर्टफॉल है वो 708 अरब रुपए का है। अभी हम टैक्स कलेक्शन में 100 अरब हम जो है ना पीछे रह गए, और उसके जवाब में हमने क्या किया, हमने FBR को गाड़ियां दी नहीं, पता नहीं 1600 सीसी के कौन सी सीसी, करोड़ों रुपए की। ठीक है, आपको सुन के हैरान होंगे कि लाहौर FBR के ऑफिस में दो ग्रुपों में, दो अफसरों के ग्रुपों में आपस में फायरिंग हुई सिर्फ इस बात पे कि ये वाला इलाका हमारा है, हमने टैक्स कलेक्ट करना है। वो कह रहे थे नहीं ये हमारा है। वो एक पाकिस्तान हम इस वक्त, मुझे दुख से कहना पड़ता है, को कानून ये सब बस फैशन की बातें रह गई हैं। अब ऊपर से वजीर आजम साहब हमारे माशाल्लाह वो कह सकते हैं कि भाई मैं डिजिटलाइज, ओ भाई डिजिटलाइज करने चले हैं आप, अपना पहले नेट से जड़ा है उनको ठीक कर लो। आपने उसकी स्पीड स्लो कर दी, जब मर्जी चार जाके चक वड़ लेती है। ठीक है, आपने तो बेड़ा गर्क कर दिया इस सारे का। आप डिजिटलाइज करने जाएंगे, आप अब जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो उन्हीं को अगर किसी तरह कैंडे में ले आओ तो ये बड़ी बात है। आपने ताजरों से फायदे उठाने होते हैं, उनसे बिल बोर्ड लगवाने होते हैं, इलेक्शन में उनसे देगे पकवानी होती है, कीमे वाले नान बनवाने होते हैं, उनसे आपने 10,000 काम करने होते हैं। आप उनकी संगी पर मुठा क्यों रखेंगे भाई टैक्स के लिए? आपको पता है कि असल हरावल दस्ता उनका आपका वो है। वे गन्ना करी जाओ, जब कुछ नहीं मिलता बयान स्टीरियोटाइप तो का ये दे दो जी। अदरवाइज कोई से पूछे कि यार अगर आप इतने ही पाकिस्तान के हमदर्द हैं तो ये 90,000 गाड़ियां सरकारी कोटे में जो आपने रखी हुई हैं, जिनमें रोजाना करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का पेट्रोल डलता है, आप करोड़ों के यूनिट मुफ्त लेते हो, आप लाखों करोड़ों गैलन पेट्रोल मुफ्त लेते हो, तो आप किस मद में ले रहे हो? ठीक है, साहब तो कह रहे हैं बस गलती हैं ये हुकूमत की, ऐसा काम कोई नहीं करना, सिर्फ ये वही बड़के हैं, या आप कह लें कि बहुत हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो ये चीज़ें हैं जो हमने करनी है, सिर्फ बातें हैं। देखिए बातें तो हैं लेकिन करना तो पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान ने अपनी जो माशी मुसीबतों हैं उससे जान छुड़ानी है, तो उसके लिए जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं आपने उनको फॉलो करना पड़ेगा। आप पे एक प्रेशर है, आप IMF के प्रोग्राम के अंदर है, उनकी बहुत सारे जो है वो रिजर्वेशंस हैं जो पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर, उसको दूर करने के लिए जो है वो आपको ये सारा कुछ करना पड़ेगा। फिर आपने देखा कि इससे पहले हम एक मुसीबत पे फंसे हुए थे कि FATF में हम ब्लैक लिस्ट हो गए थे, ग्रे लिस्ट में चले गए थे। उसकी वजह से हमें बहुत सारे ऐसे मुश्किल फैसले करने पड़े जिससे जो इससे पहले नहीं किए जा रहे थे इकॉनमी को लेके। जो पाकिस्तान के अंदर डॉलर की जो एक ब्लैक मार्केट यहाँ पर बन गई थी, जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी पे जो है बुरे असरात मुरतब हो रहे थे। तो ये ब्लैक इकॉनमी
और जो ब्लैक में चीज़ें हैं, जो स्मगलिंग है, वो इस तरह के बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो पाकिस्तान की मईशत के लिए हमेशा से जो है वो मसाइल रहे हैं। आप कब तक जो है वो सारी सूरत हाल से आंख बचाते रहेंगे? अब देखें, दुनिया तो चली गई है, वो तो प्लास्टिक कैश के ऊपर चली गई है। यूरोप जो है अब उन्होंने पहले बड़े नोट सारे खत्म कर दिए हैं। अब वो नेक्स्ट ईयर से जो है बातें तो इस हवाले से भी हो रही हैं वागा साहब, बातें तो इस हवाले से भी हो रही हैं। कब तक 2025 में हम मौजूद हैं, कब तक हम एक्सपेक्ट करें कि हम वहां तक पहुंच जाएंगे या उसके करीब करीब? जब तक हमारी नीयतें ही ठीक नहीं हैं, हम करप्शन ख़त्म ही नहीं टैक्स से करना चाहते, तो आप टैक्स नेट को कैसे बढ़ा सकते हैं? आप ज़रा वो क्लिप सुने जो साबिक जो चेयरमैन FBI शब्बर रिजवी का बड़ा मशहूर क्लिप हुआ, और उसने उस वक़्त के वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ को कहा कि अगर आप पाकिस्तान के तमाम टैक्स के दफातर बंद कर दें, इनकी गाड़ियाँ, इनकी जीपें, इनके तमाम पक्ष, और इनको घरों में बैठ के तनख्वाहें भी दे दें, ये मैं नहीं कहता कि इनको नौकरी से निकाल दें। उसने कहा कि अगले ही रोज़ साबिक सिपा सलार ने मुझे बुलाया और वहाँ सारे चीफ कमिश्नर बैठे हुए थे और मुझे उन्होंने मजबूर कर दिया और मुझे उन्होंने कहा इनको साथ लेके चलो। अब ये सब कुछ क्या था? उन्होंने जाके उनको कहा कि जो हमारा लूट मार का पूरा निजाम है, वागा साहब के आईना दिखाया तो बुरा मान गए। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ दीगर इश्यूज पे बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस समीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से इंट्रा कोर्ट जो अपील है उस पर समाअत की है। और आईनी बेंच के जज ने कहा है कि सवाल इतना है कि फ़ौजी अदालतों को अदालतें कहा जा सकता है या नहीं। आदिल साहब, क्या वाकई सवाल इतना है? अगर इतना सा सवाल है तो जवाब क्यों नहीं मिल जाता? इतना प्रोलॉन्ग क्यों हो रहा है ये? देखिए, 50 से ज़्यादा समातें हो चुकी हैं। आईनी जो बेंच इस मकसद के लिए बनाए गए थे कि जो बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं उनसे जान छुड़ाई जा सके, लेकिन ये ही एक जो एक केस है वो मुसलसल चलता आ रहा है। 1 साल तकरीबन होने को, 1 साल तो नहीं, कई महीने हो चुके हैं इस मामले को। नवंबर से ये मामला चला आ रहा है और 50 से ज़्यादा समातें जो हैं वो हो चुकी हैं, लेकिन अब भी तक ये मामला जो है वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। और अब 28 को जो है वो अटॉर्नी जनरल दलाइल देने, और मेरा ख्याल है कि इस मंथ के एंड पे या मई के शुरू में जो है कोई फ़ैसला जो है वो मुतवक्का हो सकता है। और आपको एक बात तो सबको अब इस चीज़ का अंदाज़ा है कि इस फ़ैसले में अगर जो फ़ौजी अदालतों के हक़ में कोई फ़ैसला आया तो यकीनी तौर पर उससे आने वाले दिनों में जो है वो बहुत सारी मामलात के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। इस वक्त जो बेंच की बज़ाहिर जो सिचुएशन लगती है कि जजेस जो हैं उनकी राय जो है वो डिवाइड है कि फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो उसमें जो एक जज साहब हैं जो अभी तक सारी इस प्रोसीडिंग के दरमियान जो है वो खामोशी से सारे मामलात को देख रहे हैं, वो क्वेश्चन भी कोई नहीं करते, तो उनका जो वोट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। तो बड़ा क्लोज जो फैसला हो सकता है और इसके बहुत बड़े पॉलिटिकल इम्पैक्ट हैं पाकिस्तान की सियासत के ऊपर। हो सकते हैं वागा साहब, इस केस का फैसला यकीनन बहुत फैसलों पर असरअंदाज होगा। यही वजह है कि पोस्टपोन किए जा रहे हैं इस केस के फैसले को। मेरा तो ख्याल है कि इस केस को मज़ीद लिंगर ऑन करने के लिए इस तरह के सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू हो चुका है, और मेरा ख्याल है शायद कई महीने अब इस बात पर लग जाएंगे कि क्या फ़ौजी अदालतों को अदालत कह सकते हैं कि नहीं। असल बात यह है कि जो आला अदलिया के जजेस हैं, शायद उनके जहन में ये बात है कि जो एक कोर्ट की डेफिनेशन है जिसमें एक आज़ाद हेयरिंग, आज़ादी के साथ अपना वकील करना दोनों पार्टियों को लाकर और पब्लिक के सामने उसकी हेयरिंग होना, वो शायद एक प्रॉपर अदालत की डेफिनेशन में आता है। यानी एक आज़ाद अदालत में सब लोगों के सामने, जिसे कहते हैं ना, इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। शायद जजेस के जहन में ये बात है कि फ़ौजी अदालतें ख़ास तौर पर जब सिविलियंस का उसमें ट्रायल हो तो कम से कम उस वक़्त तो वो डेफिनेशन पर पूरी उतरें कि तमाम पार्टियों को, तमाम लोगों को पूरा हक दिया जाए और उनके लवाहकीन को, उनके रिश्तेदारों को, उनके दोस्तों
को, तमाम जजेस को और कानूनी माहिरीन को भी वो जो सारी हेयरिंग है अदालत में देखने का मौका दिया जाए, जो कि मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता और होता भी नहीं है। हाँ, ये कोर्ट्स हैं, देखिए आइन के आर्टिकल 243 और 245 में बाकायदा मिलिट्री कोर्ट्स का जिक्र है और इनकी बाकायदा अप्रूवल है, इसमें कोई शक नहीं है। अब जो थोड़ा सा मामला ख़राब हो रहा है वो ये है कि सिविलियंस के साथ क्या सलूक होना चाहिए, क्या सिविलियंस को इसमें ट्रायल किया जा सकता है या नहीं, और क्या सिविलियंस के लिए ये अदालतें हैं या नहीं। यानी वही कोर्ट की जो डेफिनेशन है, जो उन्होंने लफ्ज़ पूछा ना कि क्या ये अदालत है या नहीं, असल में वो बड़ा बारीक नुक्ता पूछना चाहते हैं जायज साहब, और इस पे ही अब वकला दलाइल देंगे और एक तवील वक्त जो है अब इसी पे सर्फ हो जाएगा। चलिए इस टर्न को कंक्लूड करते हैं। आदिल साहब, इतने महीने गुजर गए, कितना मजीद वक्त दरकार होगा, कितना आपको लग रहा है, कितना ऑब्जर्व कर रहे हैं, कितना मजीद वक्त इस केस के फैसले को चाहिए? देखिए, जो नेक्स्ट वीक में जो है वो जजेस अवेलेबल नहीं है, चूँकि वो चाइना जा रहे हैं, और उसके बाद 28 से इसकी केस की दोबारा समात है। उसमें देखते हैं कि अटॉर्नी जनरल कितना टाइम लेते हैं अपने मामलात को। अगर वो 2 दिन में कंक्लूड कर दें तो इस मंथ का जो आखिरी दिन होंगे उसमें हो सकता है कि ये फैसला ठीक है, इस मंथ के आखिरी दिन इंपॉर्टेंट है। वागा साहब, आप किस तरह से रीड कर रहे हैं इसको? इसे कहते हैं डिलेड जस्टिस। मैं अब डिनाइड तो कैसे कहूँ, हालांकि दुनिया को तो पता है कि किसी भी अदालत की जानिब से जब आप इंसाफ ताख़ीर से देते हैं तो उस पर कितनी दुनिया इफ़ेक्ट होती है। खुदारा हमारी अदालतों के बारे में पहले ही जो हमारी रैंकिंग है वो बहुत ज़्यादा नीचे चली गई है, तो हमारी गुजारिश है कि स्पीडी ट्रायल, स्पीडी फैसले करें। और आपने कहा कि इसको हम डिलेड जस्टिस कहेंगे, एंड डिलेड जस्टिस इज जस्ट इक्विवेलेंट टू जस्टिस डिनाइड। नाज़रीन, मेरे पैनल की राय आपने जानी। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।